H2O में 2 OH बॉन्ड है, इसको ब्रेक करेंगे तो एटम्स बनेगा, इसको ब्रेक करेंगे तो एटम्स बनेगा। तो दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करने में मान लीजिए x एनर्जी लगी, रिक्वायर्ड हुई, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी होगी, x/2, एवरेज ऑफ दैट total energy required is x, that is total upon 2 average। वही वहां पे लिखा है, the bond enthalpy is the average of enthalpies required to dissociate the considered bond present in a gaseous compound into gaseous free atom। bond dissociation enthalpy, it is the enthalpy required to dissociate a particular bond। यहाँ पे एवरेज था, यहाँ पे एवरेज था, सारे बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए सिमिलर टाइप के। सिमिलर टाइप के ब्रेक कर दीजिए और सबका एवरेज ले लीजिए, वो आपका बॉन्ड एंथैल्पी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, इट इज एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ पर्टिकुलर बॉन्ड। मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करना मान लीजिए x1 था, इस बॉन्ड को ब्रेक करना x2 था, तो x1 प्लस x2 क्या था, x था, तो एवरेज क्या था, x/2। और ये जरूरी नहीं है कि x1 इक्वल टू xo हो और x2 इक्वल टू x हो, बिकॉज स्लाइड चेंजेस मिलेगी आपको, बिकॉज H2O भी तो एंटिटी है, किस एंटिटी से आप ब्रेक कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। H2O का हमने एक एच ब्रेक किया तो ये बना, पर अब ये तो स्टेबल होता नहीं है, तो अनस्टेबल चीजों को ब्रेक करना और आसान होता है, तो इसकी एंथैल्पी और इसकी एंथैल्पी क्या होगी, अलग अलग होगी, जबकि बॉन्ड सेम ही है। द बॉन्ड्स आर सेम, स्टिल द बॉन्ड एंथैल्पी विल बी डिफरेंट। वही लिखा है, इट इज एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आर आइडेंटिकल। अब अगर H2 मॉलिक्यूल ही है तो H2 मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है, यही बॉन्ड एंथैल्पी होगा, क्योंकि एवरेज तो निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और यही आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द एक्चुअल बॉन्ड एंथैल्पी, और बॉन्ड एंथैल्पी इज व्हाट एवरेज ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। लेकिन क्वेश्चन में आपको बॉन्ड एंथैल्पी ही दिए रहेंगे, बिकॉज H2O का एक OH को बॉन्ड ब्रेक करना, फिर OH का एक बॉन्ड ब्रेक करना, वो नहीं दिया रहेगा, एवरेज ही दिया रहेगा, एवरेज की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल देखिए, H2O से एक बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे डेल्टा H1 मिला, मतलब व्हाट इज डेल्टा H1 बॉन्ड एंथैल्पी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। साइन डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। OH का में फिर से OH बॉन्ड ही ब्रेक किया हमने यहाँ पे भी, तब डेल्टा H2 है, दोनों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाएगा। टोटल एनर्जी कितना लगा, डेल्टा H1 पर डेल्टा H2। तो एवरेज क्या होगा दोनों का, एवरेज निकाल लीजिए दोनों बॉन्ड का, बस। सेम टाइप ऑफ चीजें आप कर सकते हैं, सेम टाइप ऑफ चीजें कर सकते हैं CH4 में भी। तो CH4 में एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो CH3 और H आएगा, ये डेल्टा H1, ये बॉन्ड एंथैल्पी हो गया CH बॉन्ड का CH4 के अंदर। तो CH3 से ब्रेक करेंगे तो CH2 प्लस H आएगा। ये थियोरेटिकली सही है, पर प्रैक्टिकली ऐसा कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग हमेशा एवरेज निकालते हैं जस्ट। और फिर CH को ब्रेक करेंगे तो C प्लस H आएगा। सभी गैस होना चाहिए, ये भी गैस, ये भी गैस, तभी बॉन्ड एंथैल्पी डिफाइंड होता है। क्योंकि गैस हो चुका है, सॉलिड रहता तो उसको पहले सॉलिड के एटम्स को अलग करते, मॉलिक्यूल्स को अलग करते, सब गैस होते हैं। ये डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H2। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, एवरेज ऑफ ऑल द बॉन्ड्स, और बॉन्ड एंथैल्पी ही दिया रहता है, बॉन्ड एंथैल्पी ही यूज करनी होती है। तो जहां भी CH बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी इसकी वैल्यू यूज कर लेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखते हैं, और ऐसा भी लिखते हैं, और कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, बॉन्ड ब्रेक करना। तो O2 के बॉन्ड को ब्रेक करना, डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड एंथैल्पी हो गई। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा HBE। फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला याद करते हैं फिर समझते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। अच्छा बताइए, रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड को ब्रेक करके एटम बनाना क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल दी बॉन्ड एंथैल्पी। प्रोडक्ट के
सारे बॉन्ड को ब्रेक करके ये बनाना, क्या होगा? बॉन्ड एंथैल्पी समेशन प्रोडक्ट, रिवर्स करना प्लस में आ गया। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल दी बॉन्ड्स, जब एग्जांपल करूं मैं, बॉन्ड एंथैल्पी तभी यूज कर सकते हैं जब सारे कंपोनेंट क्या हो, गैस में हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। एग्जांपल देखिए, CH4 गैस, O2 गैस, CO2 गैस, H2O जनरली लिक्विड में रहता है, बट बॉन्ड एंथैल्पी अप्लाई करने जाओगे तो गैस लेना पड़ेगा बेटा, वरना गलत हो जाएगा। लिक्विड में नहीं कर सकते, पहले हम लिक्विड के मॉलिक्यूल को दूर कर लें, फिर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना। फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स तो ब्रेक कर लें, फिर बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब CH4 में कितने बॉन्ड है? 4, O में, और दो दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो फॉर बॉन्ड एंथैल्पी आई शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, देन ओनली एटलीस्ट बॉन्डिंग, नॉट हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डिंग तो पता होना चाहिए। तो इसका डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा? तो ये हमने फॉर्मूला लिखा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट समेशन माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में दो दो रिएक्टेंट है, सबके अंदर बॉन्ड्स है, तो एक CH4 का कोफिशिएंट क्या है? 1, 4 CH बॉन्ड है, 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड प्लस 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O, लिखा, माइनस क्या होगा? कितने H2O बन रहे हैं? 2। कितने C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, एक ही मॉलिक्यूल CO2 का है, तो 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी बोलिए, बॉन्ड एंथैल्पी बोलिए, पर मोल में होती है, 1 मोल ब्रेक कर रहे हैं। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O प्लस, अब H2O में दो OH बॉन्ड है पर दो मॉलिक्यूल हैं, तो 4 इंटू करना पड़ेगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH। तो ये सारी वैल्यू दी हुई है, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। तो दिस इज ऑल्टरनेटिव मेथड। दोनों क्लियर है? So Yes, just sir. explain to your parents your that PPT. ठीक है ना? Yes, sir. क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। बहुत सिंपल टॉपिक था।
हेलो अनिल, डिस्कनेक्ट हो गया था अक्षर. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज. क्या लिखा है ब्रैकेट में? ऑलवेज पॉजिटिव. When 1 mole of a substance is completely dissociated into atoms in gaseous state, या सिंपली इनटू क्या बोल सकते हैं? गैसियस एटम्स. सिंपल सी बात है. अगर मैं H2 गैस को एटम्स में बना दूं तो यही डेल्टा H क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2. सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट कर दूं, यही क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम सॉलिड. देखना, ये समझना. CH4 गैस को सारे बॉन्ड ब्रेक कर दिए, कार्बन एटम्स 4 एटम कन्वर्ट कर दिए, तो ये भी क्या होगा? डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ CH4. बट ये वैल्यू होगी क्या? कितने बॉन्ड ब्रेक किया आपने? 4 into bond enthalpy of CH. So the value will be this. Now this atomization is nothing but sublimation. Sublimation ही हुआ ना, सॉलिड से गैस बना. तो यहाँ पे सब्लिमेशन हो गया, यहाँ पे 4 into bond enthalpy हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड. क्लियर हुआ सुनील? अक्षर क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो अगर H2O गैस को मैं 2 हाइड्रोजन आइटम में ब्रेक कर दिया तो एक ही बॉन्ड ब्रेक किया ना, तो वही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगी. बेसिकली किसी चीज को उसके एटम्स में कन्वर्ट करना, व्हाट इज दैट? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दैट्स इट. सिमिलरली कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन गैसियस आइटम में कन्वर्ट करना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट. ठीक है. नाउ रेजोनेंस एनर्जी. रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला ये पढ़ा चुका हूँ पूरा आपको. किसमें? GOC में. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाया था. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकल माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑब्जर्वेबल मतलब प्रैक्टिकल. जो थ्योरेटिकल वाली वैल्यू है वो निकलता है कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी. थ्योरेटिकल वाला निकालने के लिए बॉन्ड एनर्जी. हाइड्रोजनेशन है तो थ्योरेटिकल कहाँ से निकालोगे? बॉन्ड एंथैल्पी से निकाल लोगे थ्योरेटिकल वाला, और एक्सपेरिमेंटल गिवन रहेगा. अक्षर एडमिट कर रहे हैं बेटा? Yes, sir. हाँ. अक्षर पढ़ाई आजकल कम हुई है क्या लास्ट कुछ हफ्तों से? डाउन में पढ़ाई थोड़ी बहुत? वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला अक्षर एनर्जी वाला थोड़ा डाउन हुआ है. डेल्टा HC कंबशन थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा HC ऑब्जर्वेबल सब एक्सप्लेन किया था आपको. डेल्टा HC एटमाइजेशन माइनस दिस डेल्टा HF ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व मतलब एक्चुअल माइनस थ्योरेटिकल. सारे जो रेजोनेंस एनर्जी के फॉर्मूले हैं थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल हैं, पर डेल्टा HF करेंगे तो एक्चुअल माइनस थ्योरेटिकल हो जाता है. ठीक है. कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन assuming no resonance from the following data. Try to follow. निकालने की कोशिश करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए. कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चन मत लिखिए, डोंट राइट द क्वेश्चन. कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन मतलब डेल्टा HF निकालना है. अब डेल्टा HF ऑफ बेंजीन निकालनी है, व्हाट वुड बी द रिएक्शन? C6H6. और बेंजीन गैस निकालना है, तो गैस किससे बनेगा? 6 कार्बन ग्रेफाइट. डेल्टा HF का मतलब तो वही होता है ना, तो उसके एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे. कल ही तो पढ़ाया था हमने, एलिमेंट लिखने पड़ेंगे.
उसके स्टैंडर्ड स्टेट में। तो इसकी वैल्यू निकालनी है डेल्टा एच एफ विदाउट रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी निकलेगी मतलब जो बॉन्ड एंथैल्पी से निकलेगा, जो थ्योरेटिकल है वही निकालनी है, मतलब थ्योरेटिकल वाला निकालना है। और थ्योरेटिकल किससे निकलता है? फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी डेटा। थ्योरेटिकल डज नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड एंथैल्पी डेटा। ट्राई टू सॉल्व इट। आफ्टर सॉल्विंग आप सॉल्व करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब कौन सी फॉर्मूला लगानी है? सिंपल। कौन सी फॉर्मूला लगानी है? ये वाली। तो डेल्टा एच एफ ऑफ बेंजीन के लिए लगा दीजिए। सिर्फ एक ही जगह दिक्कत आएगी, वो दिक्कत समझानी है बस, इसीलिए तो करने दे रहा हूँ। मैंने पूछा क्या करोगे, क्या करोगे? तुम्हें वो लिखो, इनकी दुकान भी बता सकते हो। नो लिख सकते हो। ये 5 मिनट्स है ना। फाइव भी होगा यहाँ से। बरेल हुआ, अक्षत हुआ। 8 minutes. टफ नहीं है वो डेटा पे। डेट सॉल्विंग तो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस पे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रोसेस यू आर फॉलोइंग। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि कार्बन, जैसे इफ आई टॉक अबाउट दिस, if I talk about this, we can see the bonds present in all the components. तो आराम से बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट मैंने प्रोडक्ट कर सकते हैं।
तो देखो फटाफट समझने की कोशिश करिए। पहले हम रिएक्शन हमने ऊपर लिख दिया, यही हमारा रिएक्शन है। तो अगर आप H2 की बात करें तो HH बॉन्ड तो है, और C6H6 मैंने कहा रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस नहीं है मतलब अक्सर सारे बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे। रेजोनेंस होता तो डॉट डॉट दिखाते हैं, रेजोनेंस नहीं है मतलब ये दिखाएंगे। तो फर्स्ट कहाँ रहे हम लोग यहाँ पे, कार्बन के साथ क्या करें, तो उन्होंने वही लिखा है। अच्छा बताओ, H2 को ब्रेक करोगे, H2 को ब्रेक करोगे तो क्या मिलता है, HH दो एटम्स मिलते हैं, दो एटम्स मिलते हैं। कार्बन को ब्रेक करोगे, यहाँ पे चूंकि गैस में कन्वर्ट कर दिए, तो कार्बन को अगर ब्रेक करोगे तो कार्बन को गैस में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने दे दिया है हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ दिस, वही वहां पे यूज कर लेंगे, वही वहां पे यूज कर लेंगे। तो क्या होगा बताओ, 6 इंटू क्या लिखेंगे, 6 इंटू 170.9 प्लस H2 के बॉन्ड ब्रेक करने का एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H दिया है, H एक एटम को फॉर्म करने में कितना लग रहा है, 52.1। हमें कितने एटम्स फॉर्म करने हैं टोटल, 6H फॉर्म करने हैं। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, 52.1। ध्यान दीजिएगा, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2 बोलते तो ट्वाइस हो जाता, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H कहा तो 52.1 हो गया, ये हो गया। माइनस माइनस करिएगा, माइनस करेंगे तो कितने CH बॉन्ड है, देखिए 6 CH बॉन्ड है, तो 6 इंटू CH बॉन्ड, CH बॉन्ड का दिया हुआ है 99, बिल्कुल वो फॉर्मूला में पुट कर देना 99 प्लस, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो 3 इंटू C सिंगल C 83 प्लस 3 इंटू 140, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो डिफिकल्टी क्या थी यहाँ पे, दो डिफिकल्टी थी, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दो डिफिकल्टी। कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन गैस बनाना, हमें वो चाहिए था। बस अब अगर ये सब फॉलो ना करें, अब देखिएगा ये सब कुछ भी ना फॉलो करें, देखिएगा कुछ भी नहीं, हमें नहीं पता कोई फॉर्मूला, हमें सिर्फ बेसिक हेस लॉ पता है। बेसिक हेस लॉ कैसे लगाएंगे, देखिए बेसिक हेस लॉ, इसमें बेसिक हेस लॉ लगा पाएंगे क्या, लगा सकते हैं अभी। कार्बन ग्रेफाइट 6 प्लस 3H2 गैस प्लस C6H6 गैस है, बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा गैस पे लगाई जाती है, लिक्विड पे नहीं लगाई जाती है। इससे पहले मैंने क्या बना दिया, 6 गैस बना दिया, इससे पहले क्या बना दिया, 6 हाइड्रोजन आइटम बना दिया, और इसके जो सारे बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करके आपने ये बना दिया। इसका जो डेल्टा H1 होगा टोटल, यहाँ जो डेल्टा H2 होगा, दोनों का समेशन क्या होगा 10। तो सिमिलर फॉर्मेट में हो गया। अब ये सब क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है। नेक्स्ट आता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। Enthalpy change when 1 mole of solute is dissolved in a definite quantity of solvent to produce a solution of desired concentration. अब ये solute है, उसको हमने लिक्विड में डाल दिया 10 लीटर 10 वाटर में, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में,
HCl10H2 हो गया, तो डेल्टा H1 इंटीग्रल का मतलब क्या है? डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। एक्वस लिख दिया मैंने तो ये लार्ज अमाउंट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। लार्ज अमाउंट मतलब इनफाइनाइट हो गया। When large amount of solvent is taken, the enthalpy change is called enthalpy of solution at infinite dilution. NaCl solid plus aqueous, क्या लिखा हमने? NaCl aqueous लिखा, तो डेल्टा एच सोल्यूशन क्या लिख दिया दिस। अब NaCl aqueous जैसे ही जाएगा वाटर में, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इट विल बिकम Na plus aqueous plus Cl minus aqueous। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वो कॉन्सेंट्रेशन आपने बनाया, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन बनाया, एक डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन बनाए इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपने एक्सेस ले लिया तो उसको इनफाइनाइट डिल्यूशन कह देंगे। इफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नॉट मेंशन, कंसीडर एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन। अब मेरे पास यहाँ पे पहले से ही कॉन्सेंट्रेशन है, उसको मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, वहां पे सॉल्यूशन नहीं था, व्हेन अ सॉल्यूट था, सॉल्यूट को डिसॉल्व करना था, यहाँ पे पहले सॉल्यूशन है। The enthalpy change when a solution containing 1 mole of solute is diluted from one concentration to another concentration। तो जैसे HCl गैस है, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट को वाटर में डालोगे तो क्या कहलाएगा वो? एंथैल्पी ऑफ, क्या कहलाएगा बताओ? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। 40 वाटर में डिसॉल्व किया मैंने, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। तो डेल्टा H1 यहाँ पे क्या है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। HCl गैस को आपने एक्वस इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में डाला, ये भी क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। पर ये पहले से एक सॉल्यूशन है, उसको आपने इनफाइनाइट में डाला, तो ये क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। यहाँ पे डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 बोथ आर व्हाट? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इट इज यूज्ड इन फॉलोइंग टाइप। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस और पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ये सब सॉल्यूशन बना था। जैसे अगर मैं लिख दूं कॉपर सल्फेट प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये अभी भी सॉलिड है और बाद में पहले भी सॉलिड था, तो हाइड्रेट कर दिया हमने, बस पानी डाल दिया। दिस इज वन कैटेगरी, सॉल्यूशन नहीं बनाया हमने, पानी डाल दिया। और सेकंड था एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ गैसियस आयंस। एक मिनट,
ठीक है, पहला एग्जांपल पढ़ते हैं, सब थ्योरेटिकल है। इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ anhydrous or partially hydrated salt combines with required amount of H2O molecule to form a specific hydrate। तो सॉल्यूशन नहीं बन रहा है ये, CuSO4 solid plus 5H2O, CuSO4.5H2 solid, still solid, ये आपका हाइड्रेशन हो गया। क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। CuSO4 solid plus 800H2O liquid, ये सॉल्यूशन है। दिस इज व्हाट अगेन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ, और फिर से CuSO4.5H2O plus 795H2O, CuSO4H2O, ये भी क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा अक्षत, इंफॉर्मेशन मिल गया मंडे की क्लास के लिए नवीन सर का? Yes, sir. 7:30 से क्लास है आपकी ना? Yes, sir. अपनी क्लास 11:30 से रहेगी, ठीक है ना? Okay, sir. ठीक है, ओके। CuSO4, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अक्षर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 800 माइनस 795 क्या होगा, 5, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो ये किधर चल जाएगा, राइट हैंड साइड, तो डेल्टा एच क्या होगी, -68 -10 -78, अंडरस्टूड? तो ऐसे क्वेश्चन कभी छूटेगा क्या, बताइए। सेकंड है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ गैसियस आयन when 1 mole of gaseous ion is hydrated in large amount of water to form aqueous ion। ये Cl माइनस गैस था और aqueous डाल दिया आपने, मतलब वाटर डाल दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यही हाइड्रेशन ऑफ कर रहे हैं, Cl माइनस aqueous बन गया। तो दोनों ऊपर दो तरह से हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को यूज कर सकते हैं। एक सॉल्ट ऑलरेडी सॉलिड था, उसको हाइड्रेट किया, और एक फिर आयंस को हमने हाइड्रेट किया, सराउंड किया आयन से। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड आयन। एंथैल्पी चेंज, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल दिया, एंथैल्पी चेंज बोल दिया, फिर 1 मोल ऑफ बोल दिया, किसको बनानी है, हाइड्रेटेड आयन, एक्वस आयन और हाइड्रेटेड आयन is formed from its elemental form, या from its, कोई बेटर है, constituent element, constituent elements present in their standard state, present in their standard state। मुझे अगर Cl माइनस एक्वस बनानी है, तो Cl एलिमेंट है, तो Cl अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, Cl2 है। 1 मोल ऑफ Cl माइनस बनानी है तो हाफ Cl2 लिख दिया, तो हाफ Cl2 प्लस एक्वस गिविंग Cl माइनस एक्वस, डेल्टा HFO हो गया। मुझे अगर 1 मोल ऑफ OH माइनस एक्वस बनानी है, कौन कौन से एलिमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हाफ O2 प्लस हाफ O2, बिकॉज बोथ आर स्टैंडर्ड स्टेट, गैस लिखना पड़ेगा, प्लस एक्वस मेंशन करनी पड़ेगी। सोडियम एक्वस बनानी है, तो सोडियम का फॉर्म कौन सा है, देखो डेफिनेटली यहाँ पे एक छूटा है, यहाँ पे प्लस क्या होगा, हाँ यहाँ तो है ही प्लस इलेक्ट्रॉन। सोडियम प्लस बनानी है मुझे, तो सोडियम प्लस बनाना है, तो सोडियम प्लस किससे बनाओगे, उसकी एलिमेंट कौन सी है, सोडियम, उसका स्टैंड स्टेट क्या है, सॉलिड, यानी सॉलिड प्लस एक्वस गिविंग दिस। H प्लस बनाना है, H प्लस एक्वस, H प्लस का एलिमेंट कौन सा, H, H के स्टैंड स्टेट क्या है, H2, H2 कितना यूज करोगे, हाफ H2 प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, तो डेल्टा HF ऑफ H प्लस एक्वस। बाय कन्वेंशन डेल्टा H क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, सबको नहीं, सिर्फ डेल्टा HF इज व्हाट, डेल्टा HF ऑफ H प्लस एक्वस इज व्हाट टेकन एज 0। क्लियर है, हेलो? हेलो, ठीक है ना, हेलो?
यहाँ तक? Yes, sir. Yes. ये अब आज की लर्निंग क्या हो गई? जैसे आपको रिकॉल करो, डेल्टा एच एफ ऑफ O2, डेल्टा एच एफ ऑफ O2 पूछेंगे तो क्या होता है? 0, बिकॉज O2 गैस को आप किससे बनाओगे? O2 गैस से ही बनाओगे ना, क्योंकि O2 में एलिमेंट कौन सी है? O का स्टैंडर्ड सेट क्या है? O2, ये 0 होती है। आज एक एक्स्ट्रा दिया मैंने, H प्लस एक्वस का डेल्टा एच एफ क्या होता है? 0 बाई कन्वेंशन। डेल्टा एच एफ का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट लिखेंगे इसके स्टैंडर्ड स्टेट में, सिंपल। नेक्स्ट आता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। सब अलग अलग एंथैल्पी है, सबके नाम है, सबकी डेफिनेशन है, वही हेस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी कर देंगे। ठीक, ये आपकी हो ही जाएगी बेटा, आज तो कुछ नहीं छूटेगा। और प्लीज लर्न द डेफिनेशन बेटा, डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइज किसको करोगे? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको हीट देनी पड़ेगी। NaCl को पानी में डालने के लिए हीट देनी पड़ती है क्या? वो खुद आयोनाइज हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज डिफाइंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या है? वीक एसिड एंड वीक बेस। अब डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा है, कोई भी एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या होता है? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, आयोनाइज कर रहा हूं तो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, मतलब एंडो। एटमाइजेशन क्या होगी? एंडो, क्योंकि आप सॉलिड से गैस बना रहे हैं, मॉलिक्यूल से एटम बना रहे हैं, एंडो। When 1 mole of weak electrolyte in aqueous solution is completely ionized, consider a weak acid, aqueous weak acid, Ha, Ha टूट के H प्लस माइनस बना, तो डेल्टा H आयोनाइजेशन वीक एसिड क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव। सिमिलरली अगर वीक बेस होता तो BOH gives B plus and O minus। अभी तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन नाम से अगर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो रही होगी, ऑब्वियसली वही होगा। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड and 1 gram equivalent of base undergoes complete neutralization in aqueous solution। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 1 इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट। आसान डेफिनेशन, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H2O is formed when an acid is neutralized by base। ऊपर का पार्ट हम समझाते हैं, तो ये पार्ट देखिए। Delta H neutralization, strong acid, strong base।
हमने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, NaCl H2 बन गए। नाउ स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो खुद टूट जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो NaOH को तोड़ने के मुझे एंथैल्पी की बात नहीं करनी पड़ेगी, वो टूट जाएंगे। लिख दिया मैंने Na+NOH माइनस, Na+NOH माइनस, HCl को H+NCl माइनस, NaCl को Na+NCl माइनस। बट H2O को नहीं सकते, H2O से वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। H2O क्या है? वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तब देखो इफेक्टिवली कौन सी रिएक्शन हो गई? Na+ कैंसिल, Cl कैंसिल, H+NOH माइनस गिविंग H2O लिक्विड। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को आप रिएक्ट कराओगे तो नेट रिएक्शन इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम, ऑलवेज। ये जो कटायन अनायन है वो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज़ ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो अगर आप NaOH यूज करो, KOH यूज करो, कुछ भी यूज करो, HCl यूज करो, HNO3 यूज करो, कुछ भी यूज करो, नेट रिएक्शन विल बी H+NOH गिविंग H2O। तो एंथैल्पी चेंज विल बी आल्सो व्हाट? कांस्टेंट। पर जैसे मैं बोलूंगा ये वीक बेस है तो उसको आयनाइज में जल्दी नहीं कर पाऊंगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो बदल जाएगा। वही मेंशन किया है। For strong acid, strong base neutralization, delta HN, delta is मतलब neutralization, enthalpy of neutralization लिख देते हैं। Delta HN is constant, minus 13.7 kilocalorie per mole or minus 57.1 kilojoule per mole, independent of acid base taken। कौन सा एसिड लिया, कौन सा बेस लिया मैटर नहीं करता, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो कांस्टेंट होगी हमेशा। However, the magnitude of enthalpy change decreases when any one of the acid or base is what? Weak। मतलब जो -13, अच्छा माइनस का मतलब क्या है? रिलीज। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। पर जब भी कोई वीक एसिड ले लोगे या वीक बेस ले लोगे तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, मतलब -12 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, लाइक दिस। एक्सेप्शन क्या है? विद HF द मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। अब HF वीक एसिड है, HF हमारा वीक एसिड है, तो वीक एसिड में हमें मैग्नीट्यूड क्या था? कम एक्सपेक्टेड था, पर ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ एनर्जी जो मिलती है दैट इज ड्यू टू व्हाट? F- की हाइड्रेशन से। एसिड पे न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो हुआ ही, F- इज वेरी स्मॉल तो वो हेवीली सराउंडेड हो जाएगा। अगर वो हेवीली सराउंडेड हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में वो ऐड अप हो जाता है, तो हमें ज्यादा डेटा मिलता है। केस टू देखिए, केस टू समझेंगे, केस थ्री खुद समझ जाएंगे। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन, एक हमने वीक एसिड ले लिया, व्हाट इज दिस? वीक एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? सॉल्ट। अब रिएक्शन देखिए पूरा, फिर से देखिए पूरा, आपको पूरा स्टेप समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए, अब गौर करिए, वीक एसिड था,
तो वीक एसिड डिसोसिएट नहीं कराया, आयोनाइज नहीं कराया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस को आयोनाइज कराया, सॉल्ट को आयोनाइज कराया, तो Na प्लस कैंसिल हो गई। व्हाट इज द रिएक्शन? नेट रिएक्शन। ऊपर के नेट रिएक्शन में क्या थे? H प्लस OH माइनस H2, बिकॉज सभी स्ट्रॉन्ग थे, सभी आयोनाइज हो जा रहे थे। यहाँ पे आयोनाइज नहीं हो पाया, तो CH3COH प्लस OH माइनस गिविंग CH3CO माइनस प्लस H2O। तो अगर आप गौर करो, ये फर्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ टू रिएक्शन, H plus plus OH minus giving H2O, that is the same as delta H neutralization for strong acid, strong base. Second, CH3COH gives CH3CO minus plus H plus, delta H ionization of weak acid. ये हमने ऊपर लिख के दिखाया था आपको, HA gives H plus and O minus. अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे, तो फर्स्ट मिल जाएगा। मतलब हेस लॉ लगा दिया फिर से, तो बाय यूजिंग हेस लॉ 2 plus 3 giving 1, तो एंथैल्पी चेंज भी 1 का क्या होगा? मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको, all the mathematical operation performed on the reaction will be reflected on the enthalpy also. तो 2 plus 3 ऐड करने से 1 आया, तो 2 plus 3 के एंथैल्पी को भी ऐड करने से 1 का एंथैल्पी आएगा, तो वही हमने लिख दिया। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। यहाँ पे हमने ये assumption लिया है कि CH3COH के सभी मॉलिक्यूल को हमने आयोनाइज किया, तो उतना लगा। अगर मैंने कहा कि HA इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, H प्लस एंड A माइनस, तो 1 है 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा खुद से आयोनाइज हो गया, वीक था ना, अल्फा खुद से आयोनाइज हो गया। कितना आयोनाइज नहीं हुआ? 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा को आयोनाइज करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ इस पोजीशन को की जगह पे ये 1 मोल के लिए था, पर 1 मोल तो आयोनाइज नहीं करनी है, कुछ तो आयोनाइज हो ही चुका है, वीक है वो, पार्शियली आयोनाइज हो चुका है। व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा को आयोनाइज करने के लिए इनटू दिस, सो दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म। सेम केस 3 का फॉर्मूला क्या आएगा? डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का फॉर्मूला क्या आएगा? दिस, if and if alpha is involved, if alpha is given, alpha of किसका? alpha किसका given? alpha of weak acid is given. यहाँ भी if alpha of weak base is given, तो क्या होगी बताइए? delta H neutralization strong acid weak base should be delta H ionization weak base या 1 minus alpha into delta H neutralization weak base plus delta H neutralization strong acid strong base. केस 4 को सोचना, इसमें दोनों ही वीक है, एक और टर्म ऐड हो जाएगी, क्या ऐड हो जाएगा? डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड वीक बेस शुड बी इक्वल टू डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर अल्फा इन्वॉल्व करना होगा तो आप दोनों का अल्फा इन्वॉल्व करना होगा, दोनों लिख देंगे। कीवर्ड ट्राई ऑन दिस, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करिए। पहले फॉर्मूला लिखिए, नोटबुक में सब लोग पहले फॉर्मूला लिखिए। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो कांस्टेंट होती है किसकी? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। वीक एसिड वीक बेस का क्या है, क्या फॉर्मूला है? दिस टू वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करिए। If enthalpy of neutralization of weak acid HA, this दिया हुआ है, enthalpy of ionization भी दिया हुआ है, तो कौन सी फॉर्मूला लगा देंगे? सिंपल, weak acid लिखा है, so delta H neutralization weak acid strong base should be 1 minus alpha
delta H ionization weak acid plus enthalpy of neutralization strong acid strong base, ये हो गया। ये कितनी है? -12.8। 1 माइनस अल्फा नहीं पता, आयोनाइजेशन कितनी है? 1 प्लस 13.7, इसको सॉल्व कर देंगे। तो अल्फा 0.1 आ जाएगा, मतलब परसेंटेज कितनी होगी? 10%। अब जूल थॉमसन इफेक्ट बताऊंगा कभी, पहले इसको देख लेते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट गैसियस स्टेट और थर्मोमिक्स करके होगा। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस। तो इसमें कुछ करनी नहीं है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? -PdV। बट यहाँ पे रियल गैस का करना था। जब रियल आइसोथर्मल की थी, हम लोगों ने पी की जगह पे एनआरटी अपॉन बी लिखा था। यहाँ पे एनआरटी अपॉन बी नहीं करनी है, यहाँ पे पी की जगह पे निकालना पड़ेगा रियल गैस की इक्वेशन से, फिर उसको पुट करनी पड़ेगी, उसको इंटीग्रेट करेंगे, वही आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ एक होता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ इक्वेशन, नॉट लॉ। इक्वेशन, लॉ तो फिजिक्स में होती है, किरचॉफ इक्वेशन ये फॉर अ केमिकल रिएक्शन होती है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन AA प्लस BB CC प्लस TT, डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा CP T2 माइनस T1 और डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा CP DT इंटीग्रेशन T1 टू T2। इस पूरे में डेल्टा H1 इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट T1 टेम्परेचर बेटा, समझाऊंगा कैसे डेराइव हुआ ये। और डेल्टा H2 इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट T2 टेम्परेचर। तो अगर T1 टेम्परेचर पे एंथैल्पी है, तो लोग एंथैल्पी से निकाल रहे थे अभी तक, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे, बॉन्ड एंथैल्पी से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, हेस लॉ से। यहाँ पे अगर एक टेम्परेचर पता है, दूसरे टेम्परेचर पे कैसे निकालेंगे? और डेल्टा सीपी पहले बता देते हैं, डेल्टा सीपी क्या है। वेयर डेल्टा सीपी इज summation of CP of products minus summation of CP of reactants। कैसे? तो CP कितनी है? तो C मोल्स ऑफ CP, CP क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। CP of C D into CP of D minus A moles into CP of A plus B moles of CP of B। Again I will write, सब मैं लिख देता हूँ। Again where CP of A is what? Molar heat capacity of A at constant pressure। CP of B दो इक्वेशन क्यों लिखा? ये आप तब यूज करोगे, ये तब यूज करोगे जब डेल्टा CP डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। उसकी प्रूफ क्या है?
प्रूफ फॉर अबव फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बेसिक है लॉ। T1 टेम्परेचर पे कितना एंथैल्पी है डेल्टा एच में, T2 टेम्परेचर पे कितनी एंथैल्पी है डेल्टा एच टू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम मार्किंग व्हाट T1 पे रिएक्टेंट स्पॉट बना रहा है, और ये T2 पे कितने टेम्परेचर पे है, ये T1 पे है, और ये कितने पे करा रहे हैं, T2 पे करा रहे हैं। आई वॉन्ट टू रीच, मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, रास्ता तो डायरेक्टली है नहीं, तो यहाँ तुम कैसे पहुंचेंगे, पहले इससे ये बना लेंगे, फिर इससे ये बना लेंगे, पहले इससे ये बना लेंगे, फिर इससे ये बना लेंगे, नहीं तो फिर इससे ये बना लेंगे, फिर उससे ये बना लेंगे। दो डिफरेंट पाथ है, दोनों से रिजल्ट, दोनों से प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। चलिए पाथ 1 कर देता हूँ, पाथ 1, और इसको पाथ 2 कर लेता हूँ। देखिएगा कितने प्यार से, पाथ 1 के लिए ए बी से हम सी डी जा रहे हैं, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या है डेल्टा H1, और सी को हम T1 से T2 ले जा रहे हैं, सी कितने मोल्स को ले जा रहे हैं, तो सी इंटू डेल्टा एच फॉर सिस्टम क्या होती है, एनसी डेल्टा टी होती है ना। यहाँ तो रिएक्शन बदल जा रहा है तो नहीं बदलते, पर अगर सी को मैं T1 से T2 ले जाऊं, तो सी इंटू क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ सी इंटू T2 माइनस T1, प्लस डी को भी ले जा रहे हैं, सीपी ऑफ डी इंटू T2 माइनस T1। अगर पाथ 2 जाएंगे तो पहले क्या होगा, पहले हम ए और बी को T1 से T2 ले जा रहे हैं, क्या अप्लाई करेंगे, एनसीबी डेल्टा टी, बिकॉज सिस्टम सेम है, ए इज सेम, ए को हम T1 से T2 ले जा रहे हैं। तो ये क्लियर है ना, Yes, sir. ये एनसीबी डेल्टा टी का फॉर्मूला बताया कि नहीं, बताओ डेल्टा एच का, डेल्टा यू इज एनसीबी डेल्टा टी, डेल्टा एच इज एनसीबी डेल्टा टी, तो डेल्टा एच एनसीबी डेल्टा टी हमने लगा दिया सेम सिस्टम के लिए, फिर बी इंटू सीपी ऑफ बी T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ प्लस क्या हो जाएगा, बस एक पाथ 1 से आया, एक पाथ 2 से आया, अब यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ चलो, जितना चेंज आएगा वही चेंज यहाँ से यहाँ पे भी आएगा, बिकॉज स्टेट फंक्शन होती है एंथैल्पी। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। अब एक को एक तरफ ले आओ, प्लस क्या आएगा, आगे इंटू T2 माइनस T1, सिंपल है, इसको लगा दिया। हमें जाने कहाँ से कहाँ थी, जाने कहाँ से कहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ जाने की, तो आई हैव टू पाथ्स, दोनों का डेल्टा एच क्या होगा, सेम ही होगा, तो फ्रॉम दिस डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 डेल्टा CP T2 माइनस T1। इसी का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा, अगर मैं स्मॉल स्मॉल पाथ लेता, यहाँ पे डेल्टा CP, यहाँ पे क्या होता, dt T1 टू
तो डेल्टा सी भी कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे, तो डेल्टा सी भी बाहर निकालेंगे तो डी टी कंटीन्यूटी क्या होगा, T2 माइनस T1। ये आपको दूसरा इक्वेशन है। यहाँ तक क्लियर हुआ अक्षर? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो थर्मो की बुकलेट आप कर सकते हैं, आराम से करिए, टाइम मेरे पास इनफ है, आराम में मैं पीछे नहीं पढ़ूंगा। मैं एक वीक के बाद कब आप कब डिस्कशन करिए, एग्जाम कॉलेज एग्जाम भी आने वाला है, वही पढ़ोगे आप। आई विल नॉट फोर्स यू पीपल, अब आराम से सॉल्व करिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो क्वेश्चन मैं सामने बनवाऊंगा जितना हो सकेगा, जितना हो सकेगा, मतलब अगर एक तरह का पैटर्न क्वेश्चन बन जाएगा तो सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। इतना आप कंप्लीट करना। मंडे को 11:30 मिल रहे हैं, ठीक है? हेलो, Yes, sir. मंडे को 11:30 मिल रहे हैं, ग्रुप में मैसेज डाल भी दीजिएगा। शांतनु ने बनाया था ना ग्रुप, ग्रुप में डाल दीजिएगा मैसेज 11:30 से क्लास, सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ट्यूसडे को भी 7:30 से क्लास, ट्यूसडे को भी 7:30 से क्लास। सर टाइमिंग मिला क्या टेस्ट का? टेस्ट कब होगी, कितने बजे होगी? हाँ सर नहीं, टाइमिंग टेस्ट के डे पर ही मिलता है। ये क्या है, ठीक है, अब क्या करिएगा। ठीक है बेटा, यू कैन स्टॉप हियर, ऑलरेडी आपका है। और मंडे को भी क्लास रखे हमने, मंडे को इलेक्ट्रो पढ़ाएंगे, सामने क्वेश्चन बनवाएंगे कुछ कुछ, ताकि आपको लग जाए कि हाँ इसी पैटर्न के सारे आंसर सब बन जाए, ठीक है ना? आपको छोटी सी बस होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क नहीं है वो, अभी 5-2 मिनट में हो जाएगा। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ेंगे? कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ से मिलेगा? अल्केन के नोट से, मैकेनिज्म जो था उसमें वो पढ़ के रखिएगा। ठीक, चलिए बेटा। हेलो सुनील, यस लगता है अक्षर? yes, sir. ओके। Thank you, sir.